अच्छा, लग रहा है कि मैं सही से आप लोगों तक क्वेश्चंस को पहुंचा नहीं पाया, मतलब सेंटेंस सही से बना नहीं पाया मैं शायद। मैं मेरा सवाल ये था कि आरएनए पॉलीमरेज के फंक्शंस में अगर प्रॉब्लम आती है तो हमारे लिए ज़्यादा सीवियर होगा, या डीएनए पॉलीमरेज के फंक्शंस में प्रॉब्लम आती है, मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस म्यूटेशन, फॉर एग्जांपल म्यूटेशन अगर हो जाता है डीएनए पॉलीमरेज वाले जीन में और इस पे हो जाता है, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम किस में है? या सिंपली अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि एमआरएनए में कोई म्यूटेशन हो रहा है और डीएनए में कोई म्यूटेशन हो रहा है, तो इन दोनों में से ज़्यादा सीवियर कौन है? अच्छा, चलिए पहले डीएनए की तरफ देख लेते हैं कौन कौन है। डीएनए की तरफ कौन कौन है भाई? कितने कितने लोग आरएनए के लिए बोल रहे हैं कि आरएनए ज़्यादा सीवियर है? अमित हैं, चलिए वेरी गुड। और कोई? मी ऑल्सो मीन्स क्या? अच्छा, यहाँ स्क्रीन पे नाम तो दिखता नहीं। अच्छा, एनीवे, एक अमित के साथ में एक कोई और भी है, क्या नाम है आपका? अच्छा, ओके, रानू, वेरी गुड। इन दोनों लोगों का कहना है कि एमआरएनए का, ओके, 3 लोग हो गए। और कोई? बाकी सब लोगों को लगता है डीएनए। चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि आरएनए क्यों आपको लगता है कि ज़्यादा सीवियर है एज कम्पेयर टू डीएनए, अगर उसमें म्यूटेशन होता है तो? चलिए, इन्होंने बता दिया, मैं समझ भी गया, मैं आपको बता दूं, बाद में बता दूंगा। बट अब डीएनए वाले बताएं कि उनको क्यों लगता है कि डीएनए में अगर म्यूटेशंस हो रहा है तो ज़्यादा सीवियर एज कम्पेयर टू द आरएनए म्यूटेशंस के। थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स करें। वेरी गुड। चलिए, और कोई बताना चाह रहा है? हाँ जी। ओके, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके, स्क्रीन पे मैंने ऐसे दो फिगर ड्रा किया हुआ है, और शायद फिगर से आप समझ भी गए होंगे कि इधर की तरफ मैं डीएनए दिखाना चाह रहा हूँ, इधर की तरफ आरएनए दिखाना चाह रहा हूँ। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस इंडिविजुअल के लिए, उस सेल के लिए, ऑल द इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन द डीएनए, मीन्स जेनेटिक मटेरियल में। अगर उस जेनेटिक मटेरियल में कोई अल्ट्रेशंस होता है तो आपको मालूम है कि ये एक सेल्स से दूसरा सेल्स बनाएगा, और जब दूसरी सेल्स बनेगी तो उसमें जो अल्ट्रेशंस हुआ है वही वाला डीएनए यहाँ पर आएगा। मीन्स डीएनए में कोई भी अगर अल्ट्रेशंस होता है तो वो परमानेंट हो जाता है, और वो जनरेशन टू जनरेशन क्या होती है, ट्रांसफर होती रहती है। और अगर वो ट्रांसफर हो रहा है तो कोई फंक्शनल प्रोटीन में अगर आपका, कोई फंक्शनल जीन में अगर आपका डीएनए का म्यूटेशन अगर हो गया है, तो नेक्स्ट जो जनरेशन होगी उससे क्या करेगी, सफर करना शुरू कर देगी। जबकि अगर आप आरएनए की बात करेंगे, तो आरएनए के सीक्वेंस में कोई अगर अल्ट्रेशन होता है तो उसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ उस सेल्स में, और मोर एक्यूरेटली उस इंडिविजुअल तक ही रहेगा। नेक्स्ट जनरेशन में आपका ट्रांसफर नहीं हो पाए, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में डीएनए ट्रांसफर होगा, जो कि आपका सही है। सो आरएनए के केस में अगर कोई म्यूटेशन होता है
तो उसका इम्पैक्ट जो भी नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ उस इंडिविजुअल पे पड़ेगा और उसके पर्टिकुलरली सेल पे पड़ेगा, न कि नेक्स्ट जनरेशन में आने वाले जो जनरेशन होंगे उन पे पड़ेगा। जबकि अगर डीएनए में कोई म्यूटेशन अगर हो जाएगा तो डीएनए चूंकि जेनेटिक मटेरियल है, वो ट्रांसफर होगा जनरेशन टू जनरेशन और परमानेंट हो जाएगा और वो नेक्स्ट जनरेशन में जाकर के कॉज करेगा। तो हमारे लिए सीवियर ज़्यादा डीएनए के सीक्वेंस में अल्टरेशन है रादर देन आरएनए के सीक्वेंसेस में। अमित, जो एक्सप्लेनेशन आप दे रहे थे कि अगर उसके इसमें हो जाएगा, वो उसके काम के लिए होगा। मेरा सवाल यहाँ पे सिंपल ये था कि किसमें म्यूटेशंस या सीक्वेंस में अल्टरेशंस करने से इंडिविजुअल्स के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट ज़्यादा आएगा। तो डेफिनेटली उसके लिए जो अप्रोच आपका होना चाहिए वो ये कि कौन सा सीक्वेंस या कौन सा मॉलिक्यूल ट्रांसफर होगा नेक्स्ट जनरेशन में। नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर अगर हो रहा है तो इसका मतलब वो गलत चीज़ को लेकर कैरी आउट करेगा, और वो कैरी आउट अगर करेगा तो उस इंडिविजुअल के जनरेशन में उसको नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा। जबकि आरएनए मॉलिक्यूल में अगर अल्ट्रेशन हो जाएगी, अल, अगर हो जाए अल्ट्रेशन अल्ट्रेशन अगर हो जाएगी तो उस अल्ट्रेशन से सिर्फ और सिर्फ उसी सेल्स पे इफेक्ट पड़ेगा, ना कि नेक्स्ट जनरेशन में। आई होप कि सब लोग इस पॉइंट को समझ रहे होंगे। समझ समझ में आया? चलिए, ओके, वेरी गुड। तो अब तक आप लोगों ने बेसिकली, अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं हुई, अपने अब तक आप लोगों ने देखा कि डीएनए के रेप्लिकेशंस में, डीएनए के ट्रांसक्रिप्शंस में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, एज वेल एज आपने ये भी देखा कि किसकी फाइडेलिटी मीन्स एक्यूरेसी रेट ज़्यादा होती है और किस वाले सीक्वेंसेस में अल्टरेशंस हो जाने से ज़्यादा सीवियर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी केस को लेकर के आपसे पार्ट सी में सवाल बनाए जाते हैं और आपको पूरा लॉजिक लगा करके बताना होता है कि क्या चीज़ होगा। जब नेक्स्ट संडे को टेस्ट होगा तो जितना अभी आधे घंटे पौन घंटे मैंने एक लेक्चर लिया है, इस पे डिज़ाइन किया हुआ कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिलेगा। इस बात को आप एश्योर कर लीजिए। तो अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जहाँ कहीं पे प्रॉब्लम होगा आप पूछ पाएंगे। अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे। सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नॉर्मली। ओके, बाय डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा आपका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा। सो एक तरीके का आरएनए प्राइमर मीन्स आरएनए को बनाने वाला एक पॉलीमरेज है। ऑल टाइप ऑफ आरएनए आर सिंथेसाइज्ड बाय सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। ये अगर स्टेटमेंट मैं लिख दूं तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा दैट इज ई कोलाई, मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहा है। ओके, प्रोकैरियोटिक के केस में सभी आरएनए मॉलिक्यूल मीन्स दैट इज द आरएनए मीन्स एमआरएनए मॉलिक्यूल, और इसके बाद आपका आरआरएनए मॉलिक्यूल, फिर इसके बाद आपका टीआरएनए मॉलिक्यूल, ये सब के सब आपके बनाए जाते हैं किससे, दैट इज सिंगल आरएनए मॉलिक्यूल्स से। इसके लिए बहुत अच्छा एक सीक्वेंस है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि जैसे सपोज मैं यहाँ पे आरएनए मॉलिक्यूल पॉलीमरेज फर्स्ट लिख दूँ, फिर आरएनए पॉलीमरेज सेकंड लिख दूँ, फिर इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज थर्ड लिख दूँ, और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए में कौन किसको बनाएगा तो क्या बता पाएंगे? आरएनए पॉलीमरेज क्या? अच्छा, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड बनाएगा किसको, एमआरएनए को। चलिए, और कोई? चलिए, इसके लिए आपको एक एक कोटेशन बता देता हूँ। रमता, रमता जोगी बहता पानी, बहुत अच्छा सा फेमस कहानी है। ये ऑर्डर में है। आर को पहले कौन बनाएगा, फर्स्ट। एम को कौन बनाएगा, सेकेंड। और टी को कौन बनाएगा, थर्ड। रमता जोगी आप याद रखिएगा। आरएनए पॉलीमरेज और मॉलिक्यूल्स ऑफ आरएनए के कॉम्बिनेशंस को लेकर के सवाल बने जा चुके हैं इनके मैचिंग कराने के लिए, और बहुत सारे लोग उसको गलत करके चले जाते हैं। तो आरआरएनए को कौन बनाएगा, पॉलीमरेज फर्स्ट। एमआरएनए कौन बनाएगा, पॉलीमरेज सेकेंड। टीआरएनए कौन बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है, दैट इज द रमता। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल्स में इन तीनों आरएनए मॉलिक्यूल्स में से कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होता है तो क्या बताएंगे? कंसंट्रेशन का ऑर्डर बताइए, बताइए। अरे भाई, सबसे ज्यादा तो डेफिनेटली हमारा नहीं होना चाहिए ना।
चलिए फटा ये सीक्वेंस लिखिएगा पॉलीमरेज के लिए, और एक सीक्वेंस लिखिए मटर। क्या लिखेंगे? मटर। छोला सब कोई खाता है। सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन किसकी होगी? mRNA की। देन उसके बाद किसका होगा? tRNA का। फिर किसका होगा? rRNA का। सबसे लेस अमाउंट में आपके सेल्स में rRNA मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, लगभग 5 to 8% टोटल आरएनए का। तो दो क्वेश्चन आपका यहाँ से बना। पहला, कॉम्बिनेशंस के लिए रमता जोगी बहता पानी मीन्स रमता याद रखेंगे RMT, और कॉन्सेंट्रेशन के लिए लिखेंगे मटर मीन्स MTR। साइन लगाएंगे ग्रेटर देन का, M इज ग्रेटर देन T, T इज ग्रेटर देन R। लिख लिया? पक्का ना? हाँ जी, आगे बढ़े। अरे भाई बोलिए तो सही। अच्छा ओके, चलिए तो यहाँ पे बताया गया ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए आर सिंथेसाइज्ड बाय अ सिंगल आरएनए पॉलीमरेज इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक, इन द केस ऑफ ई कोलाई सेल्स मींस प्रोकैरियोटिक सेल्स। और बेसिकली यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 लिखा गया, जो कि इसके लिए यूकैरियोटिक के केस के लिए होगा, और इनके केसेस के लिए एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए किसमें कैसे बनेगा, ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बता दिया गया, रंता का और मटर का। तो होपफुली इसे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे दे रहा है कि अकर्स ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। आरएनए का जो सिंथेसिस है मींस ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होगी, दोनों स्ट्रैंड में से सिर्फ एक स्ट्रैंड पे होगा। रीजन क्यों है? क्वेश्चन मार्क अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तो अब आप लोग इसको बता पाएंगे अच्छे तरीके से। मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों दोनों स्ट्रैंड में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड पे डीएनए रेप्लिकेशन होगा। बता पाएंगे? एग्जैक्टली exactly, जो नया वाला स्टैंड बनेगा मतलब एमआरएनए का, अगर दूसरा वाला बनेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो मतलब कोई नया इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आएगा, सेम इन्फॉर्मेशन रहेगा। सो दैट इज वाई सेम चीज को बनाने के लिए मशीन सेल्स जो है वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों खर्च करे। सो दैट इज वाई दोनों स्टैंड में से सिर्फ एक स्टैंड पे होती है। आई थिंक सबको समझ में आ जाना चाहिए। मैंने आपको बताया कि इस स्टैंड का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा? एमआरएनए। और इस एमआरएनए की जो सीक्वेंस होगी वो जस्ट यही होगी। तो जब ये इसका कॉपी ये बना ही ले रहा है तो फिर इसी चीज को बनाने के लिए दोबारा एनर्जी क्यों खर्च करे? दैट इज वाई दो में से सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल्स पे एक ही स्टैंड पे क्या होगा? आरएनए का रेप्लिकेशन होगा। मीन्स आप बोल सकते हैं कि दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टैंड एज अ वर्क करेगी टेम्परेट फॉर द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए। एट विच टेम्परेचर टेम्परेट सेंस पॉजिटिव नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, जो भी आपको यहाँ पे लिख रखा है ये पहले डिस्कस कर दिया हूँ। यहाँ पे आपको सीक्वेंसेस दिए गए और इन सीक्वेंसेस में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन क्या है, इसके बारे में डिस्कस हम लोगों ने कर दिया। पीडीएफ आपको मिलेगा तो आप आसानी से इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे लिया जा रहा है 3 मेजर काइंड्स ऑफ आरएनएस आर प्रोड्यूस्ड। कौन कौन से हैं? दैट इज आरआरएनए मींस मैसेंजर आरएनए पहला है, इन कोड द अमीनो एसिड सीक्वेंसेस। नंबर दूसरा है ट्रांसफर आरएनए, जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करता है प्रोटीन्स को मींस अमीनो एसिड को बनाने के लिए। read the information encoded the mRNA molecules and ribosomal RNA molecules consist of the ribosomes। राइबोसोम्स को बनाने के लिए आरएनए मॉलिक्यूल्स का जरूरत होती है, और उस आरएनए को आप आरआरएनए के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है राइबोसोमल आरएनए। ट्रांसफर आरएनए मींस टीआरएनए जो होता है वो आपका ट्रांसलेशंस में हेल्प करता है। एमआरएनए जो कि आपका ट्रांसक्रिप्शन में बनने वाला मॉलिक्यूल है, जो कि कोडॉन को मींस ट्रिपलेट कोडॉन को क्या करता है? कैरी करता है, और उस ट्रिपलेट कोडॉन का एक कोई पर्टिकुलर क्या होता है? अमीनो एसिड इनकोड किया जाता है। ओके तो यहाँ पे देखते हैं आरएनए पॉलीमरेज के बारे में और स्ट्रक्चर्स को लेकर के। इससे सवाल आपसे पूछे जा चुके हैं। प्रोकैरियोटिक का आरएनए पॉलीमरेज का जो होल एंजाइम का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। दैट इज अल्फा सब यूनिट है, बीटा डैश है और डेल्टा है, राइट। यहाँ पे एक फैक्टर आपका आता है सिग्मा। क्या आता है? सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज का पार्ट तो नहीं है, लेकिन बगैर सिग्मा फैक्टर के आपका कोई भी काम हो नहीं पाएगा। मतलब अगर आपसे होलो एंजाइम के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा सिग्मा फैक्टर, अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश, ये सब मिला करके आपका बनता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपको दिखाया जा रही है, ब्लू वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? आपका अल्फा है, सॉरी सिग्मा है। और इसके बाद आपके रेड वाले क्या है? दैट इज अल्फा है। और ग्रीन और ये क्या है? आपके अल्फा और बीटा एंड बीटा डैश है। तो ये इनके कुछ कंपोनेंट्स हैं, इनसे मिलकर के ये बनता है। सिग्मा फैक्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इससे सवाल आपसे पूछे जा चुके हैं कि सिग्मा फैक्टर का क्या रोल होगा। सिग्मा फैक्टर वो फैक्टर होता है जो कि बेसिकली
स्कैन करता है डीएनए में उन सीक्वेंसेस को जो कि जिसको कि प्रमोटर सीक्वेंस के नाम से जाना जाता है। तो प्रमोटर सीक्वेंसेस एक स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं। इन सीक्वेंसेस को ये क्या करेगा, स्कैन करेगा, जाकर के वहाँ पे क्या करता है, बाइंड करता है, और तब उसके बाद का आगे वाली जो स्ट्रैंड होगी उस पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो प्रमोटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने का, उसे स्कैन करके सर्च करने का, फाइंड आउट करने का जो काम होगा वो सिग्मा फैक्टर का ही होता है। याद रखिए, सिग्मा फैक्टर आपका आरएनए पॉलीमरेज का मेन कंपोनेंट में नहीं आता, बट उसके बगैर वो कंप्लीट एंजाइम नहीं होता है। होलो एंजाइम की अगर बात आपसे किया जाएगा तो आप बताते हैं दैट इज द सिग्मा फैक्टर को इंक्लूड करके। वैसे आरएनए पॉलीमरेज का जो एपो एंजाइम का सेक्शन होता है जिसमें कंपोनेंट होते हैं, उसमें आपका क्या क्या है, दैट इज अल्फा है, अल्फा डैश है, बीटा डैश है। एक ओमेगा भी होता है, बट उस ओमेगा को फंक्शंस को नोन नहीं है, दैट इज वाई उसको मेंशन नहीं किया जाता है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि आपका आरएनए पॉलीमरेज का जो एपो एंजाइम है, मतलब कि जहाँ पे होलो एंजाइम नहीं है, एपो एंजाइम प्लस आपका को फैक्टर मिल जाएगा तो होलो एंजाइम बन जाएगा। सिग्मा फैक्टर यहाँ पे एज अ को फैक्टर का काम करता है। तो उसमें क्या क्या होंगे, अल्फा होगा, अल्फा डैश होगा, बीटा होगा, बीटा डैश होगा, और ये ओमेगा होगा। ये पांच कंपोनेंट मिल करके आपका आरएनए पॉलीमरेज क्या करते हैं, बनाते हैं। जब तक इस आरएनए पॉलीमरेज के सारे कंपोनेंट में सिग्मा फैक्टर आपका आकर के इंक्लूड नहीं होगा, तब तक ये एंजाइम आपका एपो एंजाइम कहलाएगा। जब सिग्मा फैक्टर यहाँ पे जुड़ जाएगा तब ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, दैट इज द होलो एंजाइम में। तो होलो एंजाइम का मतलब होता है कंप्लीट एंजाइम, नाउ इट्स अ फंक्शनल स्टेट्स। So sigma factor is not a actual the part of a RNA polymerase of prokaryotic cells, but it is necessary and essential for their function. सो कंप्लीट एंजाइम को होने के लिए सिग्मा फैक्टर का होना ज़रूरी है, और सिग्मा फैक्टर ही वो पार्ट है जो कि प्रमोटर सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करता है, स्कैन करने का क्या करेगा, काम करेगा। अल्फा बीटा बीटा डैश के फंक्शंस यहाँ पे आपको लिख रखे हैं। अल्फा का काम होगा चेन को इनिशिएशन करेगा, इंटीग्रेशन करेगा, इंट्रैक्शंस विद रेगुलेटरी प्रोटीन्स। और बीटा और बीटा डैश का भी काम यहाँ पे लिख रखा है। बीटा डैश का काम है डीएनए बाइंडिंग करना। चेन इनिशिएशन एंड इलॉन्गेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा बीटा क्लैंप या बीटा पार्ट ऑफ द या बीटा कंपोनेंट ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो कि राइबोज न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है, ऐड करके मींस इनिशिएट करके आरएनए मॉलिक्यूल्स को बनाने का क्या करेगा, काम करेगा। उसके खुद के जो कंपोनेंट्स है वो पांच हैं, अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश एंड ओमेगा। एक एक्स्ट्रा पार्ट है जिसका नाम है सिग्मा फैक्टर, और उन पांच कंपोनेंट को और सिग्मा फैक्टर को मिला देने पर क्या बनेगा, आपका होलो एंजाइम बन जाएगा। सिग्मा फैक्टर ही प्रमोटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने का काम करेगा। ठीक है जी। हाँ जी। हाँ, कह सकते हैं। प्रोकैरियोटिक के केस में सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, और उसी आरएनए पॉलीमरेज की यहाँ पे बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकेंड थर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो है यूकैरियोटिक के लिए। आपको स्टेटमेंट दिया गया कि प्रोकैरियोटिक के केसेस में सभी ऑल काइंड ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स वे सिंथेसाइज्ड बाय सिंगल काइंड ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। एंड ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज का है। मैं आपको 2 से 3 बार बोल चुका हूँ, फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि आरएनए पॉलीमरेज का खुद का जो कंपोनेंट्स है वो सिर्फ 5 यूनिट है, अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश और ओमेगा, जिसमें से ओमेगा का फंक्शन अननोन है, अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश का फंक्शन नोन है। छठवां जो कंपोनेंट है वो आपका है सिग्मा फैक्टर, जो कि इसका पार्ट नहीं है, लेकिन बगैर इसके जुड़े ये पूरी तरीके से फंक्शनल स्टेट में नहीं आता है। तो जब कभी भी आपसे एंजाइम का होलो एंजाइम स्टेट पूछा जाएगा तो वहां पे आप 5+1 मीन्स अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा और +1 दैट इज द सिग्मा फैक्टर को इंक्लूड करेंगे। और सिर्फ अगर आपसे आरएनए एंजाइम का मीन्स आरएनए पॉलीमरेज का कंपोनेंट अगर पूछा जाएगा, वहाँ पे होलो एंजाइम का टर्म यूज नहीं होगा, तो सिर्फ आप वहाँ पे अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा का डिस्कस करेंगे, मीन्स 5 सब यूनिट के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। ये आपको अच्छे से समझना होगा क्योंकि ये पार्ट बी में सवाल आया हुआ है। आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3, और आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ ओनली आरएनए पॉलीमरेज इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक।
मैंने अभी जो बोला उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। आपके एग्जाम्स में जब सवाल पूछेगा आरएनए पॉलीमरेज को लेकर के दो तरीके से। जब अगर आपसे होलो एंजाइम ऑफ प्रो आरएनए पॉलीमरेज पूछेगा कि कौन कौन से कितने यूनिट्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो वहां पे आपको आंसर करना रहेगा सिग्मा फैक्टर, अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश और ओमेगा। और अगर सिर्फ आपसे आरएनए पॉलीमरेज पूछेगा, होलो एंजाइम का टर्म अगर आपसे नहीं देगा, तो वहां पर आपको सिग्मा फैक्टर को एक्सक्लूड कर देना है, क्योंकि सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज का कंपोनेंट नहीं है, वो उसके लिए एसेंशियल अलग से कंपोनेंट है। आपको आगे जान करके जानकारी मिलेगी कि सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज का पार्ट नहीं है, क्योंकि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा फैक्टर ही आकर के क्या करता है, पूरे डीएनए में स्कैन करता है कहाँ पे आपका प्रमोटर सीक्वेंस है। एक बार जब ये बाइंड कर जाता है तो ये सिग्नल देता है एज अ लैंडमार्क के लिए, तो यहाँ पे फिर आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आएगा और आरएनए पॉलीमरेज आकर के यहाँ पे बाइंड करेगा, तब जा करके यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या होती है, स्टार्ट होती है। ठीक है जी। फंक्शन मैंने आपको बताया। सिग्मा फैक्टर जो होगा, मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ। सिग्मा फैक्टर जो होगा उसका काम होगा कि पूरे डीएनए के स्ट्रैंड में स्कैन करके, आपको मालूम है अच्छे तरीके से कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस ऐसे रैंडमली तो होती नहीं है, स्पेसिफिक सीक्वेंस पे होगी, और उन सीक्वेंसेस को क्या बोलते हैं, प्रमोटर सीक्वेंसेस बोलते हैं, राइट। और ये जो प्रमोटर सीक्वेंसेस होंगे इनको फाइंड आउट करने का काम किसका होगा, सिग्मा का। ये पूरा डीएनए में से स्कैन करेगा, जहां कहीं प्रमोटर सीक्वेंस दिखेगा वहां जाकर क्या करेगा, ये बाइंड कर जाएगा। जब ये बाइंड करेगा तो यहाँ पे लैंडमार्क बन जाएगा कि अच्छा यहाँ से हमको आकर काम करना है। अब आपका आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आएगा और यहाँ पे बाइंड करेगा, और अब अपनी एक्टिविटी 5' टू 3' डायरेक्शन से क्या करने का, करना शुरू कर देगा। सो सिग्मा फैक्टर का काम है प्रमोटर सीक्वेंस को सर्च करना, रिकॉग्नाइज करना, लैंडमार्क प्रोवाइड करना, और आरएनए पॉलीमरेज को आकर के बाइंड करने के लिए इंफॉर्मेशन देना। ठीक है जी। दूसरी चीज, दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप देख लीजिए। ये सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से नहीं का कंपोनेंट नहीं है। दोबारा दोबारा आपको फैक्ट दे रहा हूँ। जैसे ही आपका आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन स्टार्ट होगा, लगभग 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड एनटीडी मॉलिक्यूल्स जब आपके यहाँ पे बनेंगे, तो उस टाइम पे आपका ये सिग्मा फैक्टर क्या होता है, यहाँ से रिलीज हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपका क्या रहेगा, आरएनए पॉलीमरेज रहेगा, और आपका ये टेम्पलेट रहेगा, आरएनए मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या होगा, बनता रहेगा। सिग्मा फैक्टर क्या होता है, वहाँ पे रिलीज हो जाता है। सो इन दोनों पॉइंट से आप इस बात को स्टेट कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। सिग्मा फैक्टर इज नॉट द मेन कंपोनेंट या मेन कंपोजिशन और मेन सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। इटसेल्फ आरएनए पॉलीमरेज है 5 सब यूनिट, अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश एंड ओमेगा। यहाँ पे 2 यूनिट्स आपको नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि ये पुरानी। हाँ। RNA polymerase will synthesize 15 to 20 nucleotide. Then after sigma factor will release। ये जो आपको ये सिग्मा फैक्टर आपका सेल्स में ऐसे बाहर चला जाएगा, इनका कोई काम नहीं बचेगा। फर्दर यहाँ से सिर्फ और सिर्फ डीएनए आरएनए पॉलीमरेज और ये टेम्परेचर स्टैंड, ये दो हो जाती है। इसी को आप बोलते हैं बाइनरी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, बाइनरी कॉम्प्लेक्स, कि मतलब दो कंपोनेंट का सिर्फ यहाँ पे स्ट्रक्चर रहेगा, दो कंपोनेंट यहाँ पे बाइंड किए रहेंगे। और इसके पीछे का ये भी एक रीजन है। ऐसा करके मतलब सिग्मा फैक्टर जो रिलीज होता है, रिलीज हो जाने के बाद, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि आरएनए पॉलीमरेज का डीएनए के स्टैंड से बाइंडिंग जो एफिनिटी है, वो इनिशियली ज़्यादा अच्छा रहेगा या 20 न्यूक्लियोटाइड के बाद ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप उसके लिए आंसर क्या करेंगे। जब क्या होगा, देखिए ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं। आपसे सिंपली, अब आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है और क्या उसका फंक्शन होता है। ये लॉजिकल सवाल आपसे पूछे जाते हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा कि आरएनए पॉलीमरेज की डीएनए स्ट्रैंड से बाइंडिंग एफिनिटी किस टाइम पे ज़्यादा हाई होगी, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग मीन्स एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन और आफ्टर 15 to 20 न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज होने के बाद कब होगा।
आफ्टर 15 टू 20 न्यूक्लियोटाइड, वेरी गुड, बिकॉज जब यहाँ पे सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है तो इनकी बाइंडिंग एफिनिटी और फर्मली हो जाती है और अच्छे तरीके से बाइंड करते हैं, और तब इनकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। इलांगेशन की प्रोसेस जो होती है तब जाकर के अच्छे तरीके से होता है। सो इनिशियली जब आरएनए पॉलीमरेज आपका प्रमोटर सीक्वेंसेस में आकर के बाइंड कर रहा होता है, तो वहाँ पे सिग्मा फैक्टर के होने की वजह से टेम्पलेट स्ट्रैंड और आरएनए पॉलीमरेज की जो बाइंडिंग एफिनिटी होती है वो स्लाइटली लेस एफिनिटी वाली होती है एज कंपेयर टू जब आपका आरएनए पॉलीमरेज के साथ में लगा हुआ सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएगा, तो आरएनए पॉलीमरेज और टेम्पलेट स्ट्रैंड की बाइंडिंग एफिनिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाती है, अच्छा हो जाता है। समझ आया? चलिए, तो कितने लॉजिकल क्वेश्चंस आप लोगों ने अब तक जान लिए। आप लोगों ने ये जाना कि आरएनए पॉलीमरेज का जो काम है वो किस तरीके से डिफर है डीएनए पॉलीमरेज से, मतलब आपने समझा कि डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में मेजर डिफरेंसेस क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जाना है। अभी भी सवाल मेरा बचा हुआ है, और आप लोग इसका आंसर करेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज को प्राइमर की रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर्टीज में आपको पढ़ाया गया, और आरएनए पॉलीमरेज को प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब आप बताते हैं डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट रेप्लिकेशन प्रोसेस डीनेमो, नया, राइट, डीएनए पॉलीमरेज के लिए क्रॉस लगता है। आरएनए पॉलीमरेज के लिए आप बताते हैं इट हैज एबिलिटी टू इनिशिएट एंड स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड इट हैज एबिलिटी टू डीनेमो सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। सो सवाल मेरा ये है कि आरएनए पॉलीमरेज को प्राइमर की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है, और डीएनए पॉलीमरेज को क्यों है। क्यों है ये आप लोग जान चुके हैं, आरएनए पॉलीमरेज को क्यों नहीं है ये आपको बताना है। बताइए भाई, थोड़ा जल्दी करिए। बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरीके का लॉजिकल क्वेश्चंस का आंसर आप लोग अपने एनालिटिकल पावर का यूज़ करके देते हैं। सो रियली आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा लगता है कि इतना आप लोगों का दिमाग चलना शुरू कर दिया है। और कोई बताना चाहेगा इस क्वेश्चन का आंसर कि आरएनए पॉलीमरेज को प्राइमर की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है विद दिस राइट अप्रोच एंड एनालिटिकल एबिलिटी। चलिए थोड़ा सा आपको एक क्लू दे देता हूँ। आपको मालूम है कि डीएनए पॉलीमरेज को आरएनए प्राइमर की रिक्वायरमेंट क्यों है, मालूम है ना? प्राइमर क्या करता है, 3 प्राइम पे ओएच ग्रुप क्या करता है, फ्री कराता है। और इसको बनाने वाला जो एंजाइम होता है वो क्या है, प्राइमेज है ना? और प्राइमेज के बारे में मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी, जिन लोगों ने क्लास लिया है अब उनको तो इतना समझ जाना चाहिए कि आरएनए पॉलीमरेज को आरएनए प्राइमर की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है। वेरी गुड। Primase is a special kind of RNA polymerase and it has ability to synthesize short RNA molecule। ठीक है जी। सो आपका आरएनए पॉलीमरेज जस्ट लाइक बिहेव कर सकता है प्राइमेज की, दैट इज वाई प्राइमर को आरएनए पॉलीमरेज को प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके पास एबिलिटी है कि वो प्रोसेस को इनिशिएट करा सकता है, डीएनए सिंथेसिस कर सकता है बाय यूजिंग टेम्परेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड सिंथेसाइज न्यू आरएनए मॉलिक्यूल। आप मुझे आप लोग ये बता दीजिए कि अभी आप लोग पढ़ने वाले कंडीशंस में हैं या फिर अभी कंटिन्यू करें, मज़ा आ रहा है? ओमेगा फंक्शन इज नॉट क्लियर येट।
अभी मैंने आपको बताया कि ओमेगा का फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है, वो सब यूनिट है बट उसका कोई फंक्शंस नहीं है। दैट इज वाई वो फिगर में दैट इज वाई वो फिगर में मेंशन नहीं है। हाँ, अल्फा अल्फा डैश का सेम फंक्शन होगा, बीटा बीटा डैश के फंक्शन में डिफरेंसेस है, सिग्मा फैक्टर का फंक्शन आपको बता दिया। चलिए, मतलब क्लियर नहीं दिख रहा था। मैं फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो इसको आप समझ लीजिए, ये अल्फा लिखा हुआ है, यहाँ पे अल्फा है, एक अल्फा डैश होता है और एक आपका बीटा है, दूसरा आपका बीटा डैश है, तीसरा चौथा आपका पांचवा क्या है, ओमेगा है। तो अल्फा, अल्फा डैश, बीटा बीटा डैश, ओमेगा, ये पांच आपके यूनिट होते हैं। और एक एक्स्ट्रा जो फैक्टर है वो क्या है, आपका सिग्मा फैक्टर है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर आपको दे रखा है सिग्मा जो फैक्टर होता है उनके कुछ टाइप्स होते हैं, और ये वाला जो टेबल है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि CSIR का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि सिग्मा फैक्टर की वेरिएशंस पाई जाती है, कौन सा सिग्मा फैक्टर किस टाइप के फंक्शंस के लिए काम करेगा। सबसे ज़्यादा जो अब तक सवाल पूछा गया वो नाइट्रोजन फिक्सेशंस को लेकर के, हीट शॉक प्रोटीन को लेकर के, कि अगर कोई भी सेल्स हीट शॉक प्रोटीन को रिस्पॉन्स कर रही है, हीट शॉक प्रोटीन अगर बना रही है, तो वहाँ पे RNA पॉलीमरेज के साथ में लगा हुआ जो सिग्मा फैक्टर होगा उसका टाइप क्या होगा। तो हीट शॉक प्रोटीन के लिए सिग्मा फैक्टर जो होता है वो 32 होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सिग्मा फैक्टर जो होगा वो क्या है, 54 होता है। बाकी के लिए भी आप देख लीजिए 38 है, जो कि आपका मेजर सिग्मा फैक्टर होता है ड्यूरिंग स्टेशनरी फेज के लिए। जो भी स्टेशनरी फेज में पढ़ने वाले, मतलब कि जब आपका ग्रोथ स्टेशनरी हो जाए, सीज कर जाए, उस टाइम पे इन्वॉल्व होने वाले जो भी आपका प्रोटीन्स होगा उनके लिए कौन काम करेगा, दैट इज द 38। और 32 काम करेगा आपका हीट शॉक के लिए। और फ्लैजिला मूवमेंट के लिए ये भी पूछा जा चुका है, फ्लैजिला मूवमेंट के लिए सिंथेसिस करने के लिए कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व होगा सिग्मा का, दैट इज द सिग्मा 28। इस तरीके से आपको सवाल पूछा जाता है सिग्मा फैक्टर से। यही पूछ लिया जाएगा कि नाइट्रोजन एसिमिलेशन करने वाले सेल्स में कौन से टाइप का सिग्मा फैक्टर इन्वॉल्व होगा। तो ये टेबल आपको याद करने वाली चीज़ है। यहाँ पर फिगर के हेल्प से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो RNA पॉलीमरेज का कॉन्सेप्ट है, और RNA जो प्राइमर मतलब RNA जो सिंथेसाइज हो रहा है उसके पीछे का जो लॉजिक है वो क्या है। यहाँ पर आप लोगों ने अब तक की स्टोरी से समझ लिया है कि ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो एक सीक्वेंस स्पेसिफिक है। प्रमोटर सीक्वेंसेस हो गए, प्रमोटर सीक्वेंस पे क्या होगा, मेल्टिंग होगी, मेल्ट होने के बाद वहाँ पे बबल्स का फॉर्मेशन होगा, और उस बबल फॉर्मेशन के साइड पर आपका RNA पॉलीमरेज आएगा, और उस RNA पॉलीमरेज के अंदर में क्लू में क्या होगा, आपका RNA का स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगा। तो ये फिगर में आपको सारी चीज़ें मेंशन है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका DNA का स्ट्रैंड है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये पूरा आपका बबल का फॉर्मेशन हुआ है DNA के स्ट्रक्चर का, यहाँ पे बबल्स बना है। ये वाली स्ट्रैंड आपकी क्या है, टेम्परेट है, ये वाली स्ट्रैंड आपकी क्या है, नॉन टेम्परेट है। इसको आप ट्रांसक्रिप्शन बबल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि ये RNA DNA का हाइब्रिड है। ये ग्रीन वाली जो है वो क्या आपकी RNA मॉलिक्यूल है, DNA आपका क्या है, ब्लू वाला है। यहाँ पर आपको ये दिया गया कि ये इनका डायरेक्शन है, डायरेक्शन हमेशा जो होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मतलब कि ये वाली जो टेल होगी, मतलब जो सबसे पहले पूछा जाता है कई कई बार कि सेल्स में जो बनने वाला आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा, इस वजह से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहाँ पे होगी यूकैरियोटिक सेल्स में। पक्का। और कोई। न्यूक्लियस। अच्छा, वेरी गुड। ये बताइए कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस कहाँ पे होगी। अच्छा, तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस को होने के लिए क्या चाहिए, mRNA चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए, जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस आप यहाँ बता रहे हैं तो mRNA आपका यहाँ बनेगा, और ट्रांसलेशन की प्रोसेस के लिए mRNA चाहिए जो कि साइटोप्लाज्म में होगा, तो फिर ये mRNA आएगा कैसे यहाँ पे। पक्का। अच्छा, अगर मैं आपसे यहीं पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूँ क्वेश्चन को, कि क्यों ऐसा है कि RNA मॉलिक्यूल यहाँ बंद करने के बजाय डायरेक्टली अगर जब जब इसको फाइनली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होना ही है, यहाँ पर आना ही है, तो इसकी सिंथेसिस यहीं क्यों नहीं हो जा रही है, या बनने के बाद यहीं क्यों नहीं आ जा रहा है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए मिस्टर अमित,
प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, वहाँ पे जहाँ पे आपका रेप्लिकेशन होगा वहीं पे ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो फिर यहाँ के लिए क्या प्रोसेस है, यहाँ कहाँ रुकेगा बेचारा। सवाल सवाल समझ में आ रहा है? तो बताइए फिर सर। अगर आपने ये आंसर दिया, मेरा सवाल ये था कि अगर उस एमआरएनए को अल्टीमेटली उसका गोल क्या है, प्रोटीन बनाना, प्रोटीन बनाने के लिए क्या होना है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के लिए एमआरएनए कहाँ आना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म में। जब साइटोप्लाज्म में उसको आना ही है तो फिर न्यूक्लियस में क्या कर रहा है। अरे भाई तो यहाँ से ये बन रहा है तो ट्रांसपोर्ट तुरंत हो ना, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं हो रहा फिर ट्रांसपोर्ट। अच्छा लग रहा है, बाकी लोग को सवाल समझ नहीं आया क्या, शांत हैं सब लोग। रानू हैं, रितु हैं, निपुर हैं, दृश्य हैं, बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट। हाँ बताइए। चलिए, रानू का एक स्टेटमेंट आया है, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट इनका। इनका कहना ये है कि प्रोकैरियोटिक के केस में जो ट्रांसलेशंस की प्रोसेस होगी और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, वो साइमल्टेनियसली होगी, मतलब एक तरफ से ट्रांसक्रिप्शन होता रहेगा और उसका बाकी जो होगा ट्रांसलेशन भी होता रहेगा। उनका स्टेटमेंट ये है। अब इस स्टेटमेंट से ये बताना ये चाह रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं रानू, आप अपने बताइए। ये स्टेटमेंट। हाँ। अच्छा दृश्य, सॉरी। So my question is about that. Why it takes time to reside in the nucleus, then after it will transport in the cytoplasm? Why not immediately? Very good. और कोई? चलिए दूसरा सवाल पे आप आते हैं। आपसे ये CSIR में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फर्स्टली, जब आपका सेल्स के न्यूक्लियस के इनसाइड में बनने वाला DNA से जो RNA मॉलिक्यूल होगा, उस RNA मॉलिक्यूल को क्या नाम देते हैं, HNRNA। क्या बोलते हैं, HNRNA। जबकि ये आरएनए, सॉरी ये मैंने कॉन्टिन्यूस यहाँ पे बना दिया है, बट ये कॉन्टिन्यूस रहेगा नहीं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ये न्यूक्लियस जो होती है वो क्या होती है, डिसकॉन्टिन्यूस होती है, लाइक दैट। सो यहाँ से जो एमआरएनए ट्रांसपोर्ट होकर के फाइनली यहाँ पे पहुँचेगा, उसको क्या बोलते हैं, एमआरएनए, मीन्स मेच्योर आरएनए। तो अगर आपसे एसएनआरएनए और एमआरएनए में डिफरेंस पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे भैया। वेरी गुड। और हम्म। हम्म। अच्छा, अगर मैं लेंथ पूछूं, दोनों की लेंथ में कोई डिफरेंसेस आएगा तो क्या बताएंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 5 प्राइम पे कैपिंग हो जाती है, 3 प्राइम पे टेलिंग हो जाती है, और जो भी आपके एंट्रॉन्स होते हैं उन एंट्रॉन्स का क्या होता है, रिमूवल हो चुका होता है, राइट। सो ये प्रोसेस होने के लिए जिन एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, उन एंजाइम्स का लोकेशन आपके न्यूक्लियस के इनसाइड में है। क्योंकि एक बार अगर आपका एमआरएनए की लाइफ स्पेन बहुत शॉर्ट होती है, मालूम है आप लोगों को, बहुत शॉर्ट, मतलब जिस टाइम पर आपकी बॉडी में किसी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट हो रही होगी, कोई कंडीशंस मिलेगा, तब जाकर के जीन एक्सप्रेस आउट होते हैं, तुरंत प्रोटीन आपकी बनना शुरू हो जाती है। सो एक बार अगर आपका एमआरएनए यहाँ साइटोप्लाज्म में अगर आ गया, तो इसको ट्रांसलेशन के लिए जाना ही जाना है। सो दैट इज वाई देयर इज a नीड टू रेक्टिफाई ऑल द काइंड ऑफ इंट्रॉन सीक्वेंसेस।
इंट्रॉन सीक्वेंसेस, राइट। सो इस पर्पस के लिए आपका जो न्यूक्लियस के अंदर में mRNA बनेगा, पहले सम टाइम्स के लिए यहाँ पे रिसाइड करेगा, उसमें तीनों प्रोसेस होगी। मीन्स जैसे ये यहाँ से निकलना शुरू होता है उस टाइम पे यहाँ पे कैपिंग लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं जो कि इसको कट करने का काम कर सकते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पे कैपिंग लगा दी जाती है, ताकि जो आपके एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं आरएनएस वाले, वो सारे एंजाइम्स पे काम न कर पाए, सुरक्षित ये बचा रहे। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, आपका इनके जो इंट्रॉन्स होंगे नॉन कोडिंग वाले, उनको निकाला जाएगा, फिर टेलिंग की जाएगी। जब ये पूरी तरीके से प्रॉपर मेच्योर हो जाएगा तब इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहाँ पे, आपका न्यूक्लियस में। और अब जाकर के यहाँ पे क्या होगा, दैट इज द ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है। प्रोकैरियोटिक के केस अगर बात करें तो एक टर्म यूज होता है यहाँ पे, को ट्रांसलेशन, सुना होगा शायद आप लोगों ने। को ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि सपोज कीजिए, इनको थोड़ा यहाँ पिक्चर के फॉर्म में देखते हैं। सपोज कीजिए कि ये इनका, ऐसे मैं बना दे रहा हूँ बट ऐसा होता नहीं है। यहाँ से मान लीजिए आपका ये क्या बन रहा है, mRNA बन रहा है, राइट। ये mRNA पूरा बना नहीं है, ये mRNA ऐसे आपका बनता रहेगा। मान लीजिए ये निकल रहा है, जैसे ये निकला यहाँ पे क्या होगी, कैपिंग होगी, ये बनता जाएगा, ये लेंथ इसकी बनती जाएगी, और इसके साथ साथ में यहाँ पे ट्रांसलेशंस भी होता जाएगा। इधर आपका क्या होगा, प्रोटीन्स भी आपके बनते जाएंगे। ऐसे प्रोसेस को ट्रांसलेशन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। सो इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक, transcriptions as well as translation process happens simultaneously because there is no need of इंट्रॉन स्प्लाइसिंग, क्योंकि वहाँ पे इंट्रॉन होता ही नहीं है। आप लोगों ने जाना है कि सारे के सारे सीक्वेंसेस कैसे होते हैं, नॉन रिपीटेटिव। हमारे केसेस में मैक्सिमम जो डीएनए सीक्वेंस होंगे क्या होंगे, रिपीटेटिव होंगे, राइट। आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में रीएसोसिएशन काइनेटिक्स, और करके आपको दिखाया जा चुका है, बताया गया है कि रीएसोसिएशन काइनेटिक्स की बात अगर करेंगे तो यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो जल्दी रीएसोसिएट हो जाती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स का जीनोम जो होता है रीएसोसिएट होने में टाइम ज़्यादा लगाती है। इससे ये बात निकल करके आया था कि यूकैरियोटिक का जो जीनोम होता है उसमें मैक्सिमम सीक्वेंसेस रिपीटेटिव होते हैं, और जबकि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनमें सब कैसे होते हैं, नॉन रिपीटेटिव होते हैं। तो नॉन रिपीटेटिव का मतलब हुआ यूनिक सीक्वेंसेस का होना, और वो जो सीक्वेंसेस जितने भी होते हैं वो सब के सब कोडिंग वाले होते हैं। वहाँ पे इंट्रॉन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन सीक्वेंसेस ही पाए जाते हैं। दैट इज वाई उनमें फर्दर इंट्रॉन स्प्लाइसिंग का मीन्स आरएनए प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं होती है। सो वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ में ट्रांसलेशन भी क्या होता है, चलता रहता है। जबकि यूकैरियोटिक के जीनोम में मैक्सिमम जो डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं। वहाँ पे इंट्रॉन एक्सॉन मीन्स कोडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। तो नॉन कोडिंग को निकाल करके फिर उनको ऐड किया जाता है, तब जा करके सपोज कीजिए आपका पूरा ये एचएनआरएनए है, यहाँ पे मान लीजिए ये दो सीक्वेंस क्या है, दैट इज आपके इंट्रॉन्स वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल ये भी इंट्रॉन्स है, ये भी इंट्रॉन्स है, तो इनको क्या किया जाएगा, पहले ऐसे निकाला जाएगा, देन इनको फिर क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, तब जा करके आपका क्या बनेगा, दैट इज mRNA बनेगा। अब इस mRNA क्या होगा, ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी। ये इनमें क्या होता है, डिफरेंसेस होता है। सो होपफुली अभी समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि न्यूक्लियस के इनसाइड में ही क्यों चीज़ें हो रही हैं और क्यों इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं हो रहा है, टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे आरएनए का प्रोसेसिंग होना होता है। ऐसा कर लेके तब वो उसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं न्यूक्लियस में और वहाँ साइटोप्लाज्म में, तब जा करके आपका वहाँ पे क्या होगा, ट्रांसलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो को ट्रांसलेशन का जो टर्म यूज होगा कहाँ के लिए, प्रोकैरियोटिक के केस के लिए, बैक्टीरियल केस के लिए। क्लियर है जी। आगे मूव करें। अच्छा ओके, चलिए, अच्छा लगा कि आप सब लोगों ने बड़े पेशेंसफुली क्लासेस को अटेंड किया, और 11 बजे रात में भी आप लोग पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं। हम लोग इसको कंटिन्यू कल करेंगे, लेकिन आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, जितनी चीज़ें आज मैंने आपको एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बना करके पूछे हैं और डिस्कस किए हैं, प्लीज़ उसको आप लोग कहीं पे आज के आज ही अपने अपने सेंटेंसेस में, हैंड राइटिंग में उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम के लिए परसिस्ट नहीं करती हैं। एक बार अभी आपको मैंने बहुत फोर्सफुली करके समझाया है, आप उसको समझ गए हैं, तो आज के आज अगर आप उसको लिख लेंगे तो आपके पास वो हमेशा के लिए हो जाएगा कि आरएनए पॉलीमरेज को प्राइमरी की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं हो रही है, रेप्लिकेशंस में ट्रांसक्रिप्शन से मेजर डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, फाइडेलिटी आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज में किसकी ज़्यादा है, किसका किसमें डीएनए के सीक्वेंसेस में, आरएनए के सीक्वेंसेस में किसमें म्यूटेशन होगा कि ज़्यादा हार्मफुल होगा, ज़्यादा सीवियर होगा, राइट। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके, उसको आप बना करके लिख लीजिए स्टेटमेंट करके, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है जी, चलिए बाकी कल कंटिन्यू करेंगे हम लोग, आज थोड़ा ज़्यादा ही डिस्कस हो गया।
बट होपफुली कि कई सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और कॉन्सेप्ट जानने को मिला होगा। केसरी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं, बताइए? अच्छा। चलिए, आपकी इस बात को थोड़ा-सा लेट से फ़ॉलो करेंगे। जैसे ही आपका सितंबर का मंथ खत्म हो जाएगा, अक्टूबर मंथ से हम लोग 9 बजे क्लास कर लेंगे, घबराइए नहीं। ठीक है? 9:30 वाले क्लास में प्रॉब्लम है क्या किसी को? अच्छा। नींद इसलिए लग रही है बेटा ना, क्योंकि अभी दिमाग खर्च नहीं हो रहा है ना। जब टेस्ट पेपर आएगा सामने। अच्छा। अरे तो स्टूडेंट लाइफ में तो चलता है इतना, ये 11 बजे रात कौन सा रात होता है? 2-2 बजे रात तक पढ़ाई कीजिए आप। हाँ। हाँ। नहीं नहीं, रिकॉर्डेड है, डोंट वरी। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, जैसे आप क्लास को फिनिश करेंगे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। ऐसा आपको क्यों लगा कि ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है? वो आपको नहीं दिखेगा, वो सिर्फ मेरे स्क्रीन पे दिखता है रिकॉर्ड होने का। ठीक। अच्छा, कोई नहीं। तो वो एक्चुअली प्राइवेसी लग रखी है, आपको नहीं पता चलेगा कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं रिकॉर्ड हो रहा है। ओके। अच्छा, ओके। देन आई विल शेयर इन द ग्रुप। बायोटेक्नोलॉजी ना? ऑलरेडी शायद मेरे ख्याल से शेयर किया हुआ है, बट अगेन मैं कर दूंगा, डोंट वरी। और रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको आप सभी लोगों को डेली डेली बेसिस पे मिलता है, इसी पर्पस के लिए कि क्लास के टाइम पे जो चीज़ समझ में नहीं आई हो, उसको आप दोबारा जब देखेंगे तो आपको आपके मन में क्वेश्चन आता है। मैं हमेशा सबको ये रिकमेंड करता हूँ, सबको बोलता हूँ कि जो भी लेक्चर आप अटेंड करते हैं, प्लीज़ 24 उसको एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखें, पीडीएफ नोट्स को जरूर पढ़ें, और अपने खुद से भी कुछ नोट्स बनाने की कोशिश जरूर करें आप। अगर आप डेली बेसिस पे ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, आपके कॉन्सेप्ट में भी, आपके माइंड के अप्रोच में भी, और आपको क्वेश्चंस को सोचने के अप्रोच में भी काफ़ी सारी चेंजेस देखने को मिलेंगी। बट उसके लिए आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, जो क्लासेस में लेता हूँ उसकी प्लीज़ 24 आवर्स के अंदर में आप उस वीडियो को देखा कीजिए। चलिए, वैसे काफ़ी लोग हैं जो कि 1 हफ्ते के क्लास ले चुके हैं अभी। आज जैसे रानू हैं, ये नई जुड़ी हैं, मतलब पहला क्लास है इनका, और भी एक दो लोग हैं। बट बाकी लोग पारुल, सर सीपीएम मेंस का सिलेबस आप कब तक कंप्लीट करा देंगे? अच्छा। पारुल का सवाल है कि हाँ। ओके, गॉट इट। पारुल का सवाल है कि सर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कब करा देंगे? कब चाह रहे हैं आप लोग, ये बताइए। बताइए, जितने भी सीजीपी दिसंबर सीएसआई वाले बच्चों के पास तो टाइम है, वो दिसंबर में जाएंगे। बट सीजीपीडीएम वाले कब चाह रहे हैं, ये बताइए हमको। देखिए, सिलेबस खत्म कराने का ना मेरे पास बहुत अच्छा तरीका है। अगर मैं सिर्फ, हाँ। दैट इज वाई आई एम नॉट वरीड अबाउट कंपटीशन ऑफ सिलेबस। मैं मुझे ये मालूम है कि अभी एग्जैक्टली, देखिए अभी पारुल के मन में जो ये डाउट है, उनका जो क्यूरियोसिटी है जानने का, बीइंग स्टूडेंट उनको जानना भी चाहिए। उनके मन में ये लग रहा होगा कि सर इतना टाइम खींचता है, और टॉपिक के नाम पे कवर क्या होता है। तो अभी मैं आपको सच बता दूं, इस टाइम पे मेरे मेरा जो टेम्परामेंट है वो ये है कि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना, ना कि सिलेबस को कंप्लीट करना। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी एबिलिटी उस लेवल पे पहुंच जाएगी कि आपको कुछ भी चीज़ अगर मैं सिर्फ रीड करूंगा तो आप समझ जाएंगे। उस टाइम पर आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। स्टार्टिंग में ही अगर मैं आपको बहुत तेज से पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो शायद आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आपको मालूम है, ये जो मैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस 1 सवा 1 घंटे लेक्चर लिया हूँ, और अभी तक हम लोग यहीं भी पहुंचे हैं। अगर मैं चाहता तो ये 1.25 घंटे में पूरा प्रो कैरेटिक और यू कैरेटिक, मेरी पूरी स्लाइड सिर्फ मतलब
पूरे ट्रांसक्रिप्शन का बनाया हुआ था। मैं चाहता तो 1.5 घंटे में उसको रीड करके, पढ़ा करके आप आसानी से आपको पीडीएफ शेयर कर देता। लेकिन शायद वो आपके साथ में नाइंसाफ़ी होती, क्योंकि फिर आपको इतना पॉइंट नहीं मिल पाता सोचने के लिए और ना ही इतना डिस्कस करने का समय मिलता। डेफ़िनेटली पारुल का क्वेश्चन ठीक है कि सर आप सिलेबस खत्म कब करेंगे? पारुल आपके लिए अभी आंसर ऐसा ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, आप सब लोग बायोटेक के स्टूडेंट हैं और बायोटेक में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई है। मैं तो यही बोलता हूँ केवीएस पीईटी से बायोटेक्नोलॉजी से ज़्यादा लेंथी सिलेबसेस का नहीं। अ, बिल्कुल हमें इस बात का रियलाइज़ है कि आप देखिए अभी अभी का जो सीन है मैं आप सब लोगों को बता दूं ओपनली, सीजीपीडीटीएम को लेकर के अभी ऑफिशियली मिनिस्ट्री से कोई अपडेट नहीं है। नहीं पता है कि वो एग्जाम कब कराएंगे, कराएंगे भी कि नहीं कराएंगे, इसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। बट एक अप्रोक्सीमेशन है कि जब भी आपकी डेट अनाउंस होगी, रीशेड्यूल्ड होगा, आपके प्री एग्जाम्स से मेंस एग्जाम में एटलीस्ट 1 मंथ का गैप रहेगा। जब भी आपका डेट अनाउंस हो जाएगा उसके अकॉर्डिंगली आपकी क्लास की स्पीड बढ़ जाएगी और आपको आसानी से बिफोर आपके एग्जाम्स के 5 डेज 8 डेज या 1 वीक पहले आपको सिलेबस हम आपके हैंड में दे देंगे। तो पारुल या और बाकी लोग भी जो जिनका मन में ये सवाल है कि सिलेबस सर कब खत्म होगा, तो डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं कि मैं 1 महीने के अंदर में खत्म कर दूं देन इट्स ओके। मैं उससे आपको आज आप डेट नोट कर लीजिए, अगर आप मुझसे चाहते हैं कि 1 महीने में मैं वो 10 मिनट पूरा खत्म कर दूं तो वो भी खत्म हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। सिलेबस खत्म कराना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। मैं केवीएस पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी का जो सिलेबस था इतना लेंदी था, उसको 2.5 महीने में कवर हो सकता है, तो ये तो मतलब ठीक है, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, अभी मैं बस सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा आप लोग अच्छे से एक बार चीज़ों से होकर के समझ लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों के लिए लास्ट चांस होता है सर, अभी आप ड्यूरेशंस बढ़ा ही। क्लासेस का ड्यूरेशंस मेरे लिए मेरी तरफ से कभी बाउंड नहीं होता। मैं कभी ये नहीं बोलता कि मैं 1.5 घंटे ही पढ़ाऊंगा। वो तो ये रहता है कि हाँ टाइम चूंकि नाइट का होता है, इसलिए मैं पूछता रहता हूँ कि अभी आप लोग रेडी हैं कि नहीं रेडी हैं, क्योंकि बाकी लोगों को मॉर्निंग में जाना भी रहता है। आप यूजुअली मान के चलिए कि 1.5 घंटे क्लास तो हमेशा रहेगी ही रहेगी, ठीक है। थोड़ा सा विंटर का टाइम आएगा तो 9 से क्लासेस हो जाएंगी, तो 9 से 11 होगा तो 2 घंटे का हो जाएगा। सो मैं देखिए एक सिंपल भाषा में आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आप अगर हमसे जुड़े हैं तो आपसे ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के वरीड एंड टेंशन मुझे है कि आपका सिलेबस कैसे कवर होगा। आपको सिर्फ इस बात पे थोड़ा-सा फ़ेथ करना होगा कि आपको जो कंटेंट दिया जाता है, आप उसकी तैयारी प्रॉपर कीजिए, आपकी ज़िम्मेदारी ये है। सिलेबस कैसे खत्म होगा दैट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उसके लिए परेशान मत होइए। हाँ, अगर आपके पास समय बचता है, तो आप डेफ़िनिटली एक्स्ट्रा अपनी स्टडी कर सकते हैं, उसके लिए मैंने कभी आपको नहीं रोका है, और मैं कभी ये बोलता भी नहीं हूँ कि आप सिर्फ़ क्लासेस पे ही डिपेंड रहिए। आप सेल्फ स्टडी कीजिए, जितना हो सकता है उतना कीजिए। जो मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, जो मैं नहीं पढ़ाया हूँ, उसको भी आप करते रहिए, ज़्यादा बेटर होगा। आप मेरे को मतलब इस क्लास को लेकर के वरीड होने के बजाय, सपोज़ कि मैं 24 आवर्स में आपका सिर्फ डेढ़ 2 घंटे लेता हूँ, 1.5 घंटे लेता हूँ। बाकी रिमेनिंग टाइम आपके पास है, आप उसमें अपनी स्टडी कीजिए। मेरे हैंड से चीज़ें कंप्लीट हो जाएँगी आपको टाइम पे, ठीक है? चलिए, हाँ, ओके। और किसी कुछ डाउट है? ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। गुड हाँ, गुड नाइट टू ऑल। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। या मैंने अभी पढ़ा हुआ है आपके आंसर्स को, बट उस पे अभी मैं कुछ अपना इनपुट नहीं दे पाया हूँ, बिकॉज़ कुछ चीज़ें मुझे लगी थी कि जहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे। सो होपफुली कि कल आपको पीडीएफ में मार्क करके बता देंगे कि आपको और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है? अरे, आप वैसे भी भेज दिए, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने भी हैंड रिटन ही लिखा था। मैं तो सबको बोला था कि हैंड रिटन लिख करके आप उसका फ़ोटो क्लिक करके पीडीएफ कन्वर्ट कर लीजिए, पीडीएफ भेज दीजिए। आज आज के क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे, आज की क्लासेस में क्वेश्चंस बहुत सारा डिस्कस हो गया। मैंने आपको बोला तो कि ये जो क्लास में आज मैंने डिस्कस किया है, इन सबको आप राइटअप तैयार कीजिए और उसको आप लिख लीजिएगा।
हाँ, बिल्कुल। कल की क्लास में मैंने 3 क्वेश्चंस दिया था और डेली बेसिस पे क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे। आज की क्लासेस में भी मैंने कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए और आपको समराइज़ भी किया कि आप उसको मेंशन कीजिए। बताइए कि डीएनए पॉलीमरेज़ के कंपैरिज़न में आरएनए पॉलीमरेज़ को प्राइमर की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं हो रही है? व्हाई आरएनए पॉलीमरेज़ डज़ नॉट नीड प्राइमर्स। दूसरा मैंने आपको बताया कि किसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा सीवियरली अगर आरएनए और डीएनए के सीक्वेंसेस में म्यूटेशन किया जाएगा तो। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये भी था, डीएनए रेप्लिकेशंस और ट्रांसक्रिप्शन में क्या-क्या डिफरेंसेस हैं, किन-किन पॉइंट्स को। डेली या क्वेश्चन फ्रेम होता है, कल की क्लास में दिया भी था। आज की क्लासेस चूंकि अभी फिनिश नहीं हो पाई, दैट इज वाई क्वेश्चन आया नहीं है। अभी अगर वो मैं क्वेश्चन आपको दूंगा तो आप कर नहीं पाएंगे ना, बात ये है। क्वेश्चंस फ्रेम हैं और आपको लेक्चर के एंड में क्वेश्चंस मिलते हैं, कल की क्लास में दिया था। ओके, ठीक है फिर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट टू ऑल।